नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्धभूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक ठौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंद्र प्रोकोफिएव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूं, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं, और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी, फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर, और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है, सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू का हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जोगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक
धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आँखों के, हम नवीन उजियाले हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वयं प्रभा। वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं, भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। स्वरांश सौजन्य आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र। भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती। इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़ने का काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पे ही नहीं करती, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों के, वह एक हैं। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते हुए हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो हम लेखन है, उस लेखन का तरीका अलग है। लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नीति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है। और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बांग्ला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो, चाहे अन्य भाषाओं की हो। हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी। हिंदी एक बड़ी भाषा थी क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व ज्यादा था।
तो देखें तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थीं, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर। बांग्ला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने संपादित की। मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी। अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया। स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला। स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला। उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी। वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की। और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है, इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पे इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं, ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सब की पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना। और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए। और वह जानने का माध्यम यही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें। तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में, वो किस प्रकार का बीता। और इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी, जो एक समय में खड़ी हुई। और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उससे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजार वर्षों से रहे हैं, इसे इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें। भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी
भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण। किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं, बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से निसृत होता है। सन 1912 का वो दौर, जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी। तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में, यानी अत्यल्प में, पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती, अत्यल्प में संपूर्ण। और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। 3 खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेड़ दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे। उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी। तुम सभ्य हो, मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो, ईश का अस्तित्व सत्य न मानते हैं, भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव, इस ऋषभूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है, क्रूर और कराल है। गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई, तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं, एक समय पे भारत भारती की ये स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथेय बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया। हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा हूलती फिर शूल है।
भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड, भविष्यत खंड, मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं, हमारे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है। भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है, जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण्ण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं, भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो उस समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के इस भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है। आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोज़े वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, कलम का दम और सोज़े वतन। तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए, जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोज़े वतन का। रचनाकार नवाब राय। यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं, दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थीं बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे। साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं, जब वे सोज़े वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था।
जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोज़े वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क़े दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियाँ हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे। 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की 5वीं कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने यह स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोज़े वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को यह भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है। साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं, ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। 2 विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया। और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई। आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण्ण हवाओं में सांस ले रहे हैं, तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोज़े वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी। वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सौजन्य आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।